हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रिंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो आज हम बिहार पुलिस का जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम का यदि प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और सबसे पहले आप उस क्लास को देख सकें। तो चलिए, जनरल साइंस का इस क्लास में हम कर रहे हैं, और दूसरे क्लास आएगा सोशल स्टडीज का, उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं 61 नंबर से कि मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है। बताइए 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ये बोल रहा है मानक तापमान और दाब पर जो है किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। वह किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान के घनत्व के बराबर होता है। इसलिए 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर सवाल में दिया गया है कि गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिस कारण जल का निम्नलिखित गुण इस किस वजह से जो है गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, किस वजह से गोल बन जाती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे वर्षा की बूंदें का गोल होना, पृष्ठ तनाव का इकाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल में दिया गया है कि यथार्थ दाब निम्नलिखित किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि यथार्थ दाब किसके बराबर होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है यथार्थ दाब। इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न में है कि किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है। किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उत्प्लावन केंद्र। इसलिए 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 65 नंबर में। 65 नंबर सवाल में दिया गया है कि उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावकता जो है किस पर निर्भर करता है, तो उत्प्लावकता किस पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव्य के भार के निर्भर करता है। इसलिए 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में दिया गया है नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, आगे एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट में बता दीजिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। जैसे कि नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। 66 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में है कि सुरक्षा वाल्व का क्या कार्य है। तो सुरक्षा वाल्व का कार्य है बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। इसका क्या काम होता है, सुरक्षा वाल्व का काम होता है कि बॉयलर के जो भीतर भाप का दाब होता है ना, जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाता है तो उसको भाप को क्या करता है, बाहर निकाला जाता है। इसलिए सुरक्षा वाल्व का यही कार्य होता है। इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखिएगा। सवाल में दिया गया कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सुघट्यता कहलाता है। जैसे कि पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण उसमें विरूपीय अस्थायी और तौर पर रह जाता है उसको हम सुघट्यता कहते हैं। इसलिए 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 69 नंबर प्रश्न
कि चालक का प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसको बोलते हैं? जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध का उसका प्रवाह को। इसकी लंबाई समानुपाती होती है? नहीं होती है। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल का उत्क्रमानुपाती होती है? नहीं होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानु भी नहीं होते, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया चालक के प्रतिरोध के बारे में, इसलिए हम करेक्ट आंसर करेंगे इनमें से कोई नहीं। 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम यहाँ बता सकते हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही क्या बोलते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि सवाल में आ जाए कि बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से भी ऑप्शन में आ सकता है, या फिर ओम का सिंबल आ जाएगा ऐसे वाला ओम। ठीक, नेक्स्ट सवाल दिया गया है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि बोला गया है कि कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो लाइट स्पीकर किया जाता है, किस में किया जाता है? एक बार करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? लाइट स्पीकर में नहीं किया जाता है, माइक्रोफोन में भी नहीं किया जाता है, एम्पलीफायर में भी नहीं किया जाता, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का जो प्रयोग किया जाता है उसमें कोई भी ऑप्शन इस सवाल में नहीं दिया गया है, इसलिए 70 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो डैश होता है, तो आप इसका आंसर बताइएगा। अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव में लटक जाता है और एक उत्तरी ध्रुव में, इसलिए 71 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में तो सुने होंगे कि जब इसको तोड़ा जाता है तो एक दक्षिणी ध्रुव में लटक जाता है और एक उत्तरी ध्रुव में लटक जाता है। अगला सवाल दिया गया है 72 नंबर प्रश्न। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया है, तो आमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं? आमीटर जो है हम विद्युत धारा के एम्पियर को मापने के लिए आमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। सवाल में आ जाएगा, बताइए आप बोल रहे हैं कि आमीटर को जो हम विद्युत क्या करते हैं, इस एम्पियर नापने के लिए, मतलब धारा को नापने के लिए करते हैं प्रयोग। ये तो बात सही है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन बोलेगा कि बताइए विद्युत परिपथ में आमीटर जो कौन सा क्रम में रहता है, तो आप क्या बोलिएगा? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस सवाल में आ सकता है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यदि सवाल में आ जाए कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगला सवाल दिया गया 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न में है कि उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान को कैसे नापते हैं? तो पायरोमीटर तापमापी से दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है। जैसे सूर्य का ताप जैसे कि सूर्य का ताप जो है ना, इसके द्वारा प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापा जाता है, इससे नीचे का तापमान नहीं। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित होता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान का, जब उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, इसलिए 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न में है कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। किसकी अनुभूति नहीं होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 15 MA तक, इसलिए 74 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। मतलब सवाल में दिया गया कि मानव शरीर से जब गुजरने वाली धारा का परिमाण होता है तो इसमें आघात अनुमति किस लिए नहीं, कितना से कितना अनुमति नहीं होता है, इतना से इतना क्या होता है, 8 से 15 तक अनुमति नहीं होता है। अगला सवाल दिया गया है 75 नंबर प्रश्न। विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित करती है। विद्युत ऊर्जा जो है किस में रूपांतरित करती है? तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि विद्युत ऊर्जा को किस में करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया सवाल में है विद्युतशील रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसी प्रकार से विद्युत माप यंत्रों का
विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसलिए 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न में है कि चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं। चंद्रमा पर जो है जब ये अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो एक दूसरे से आपस जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पृथ्वी पे एक दूसरे से आपस में बात कर लेते हैं, उस तरीके से वहाँ चंद्रमा पर जब अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते, यही सवाल में दिया गया। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से क्या करते हैं, बात नहीं कर पाते, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है। तो निर्वात का मतलब क्या, जहाँ हवा नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो वहाँ क्या ध्वनि ही पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे नहीं बोल रहे। ध्वनि की चाल निर्वात में नगण्य होता, मतलब ना के बराबर होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, सवाल में आएगा कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है, आप बोलिएगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, वायु में ध्वनि की चाल होता है। और तथा ठोस में ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में तो ज़्यादा होता ही है। ध्वनि जो है कैसा तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इस कारण से हम वहाँ जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाते हैं तो क्या कहते हैं, ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए 76 का ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है, नहीं बढ़ सकती है। इसलिए 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो पीतल का यदि आप इसका ट्रिक जानना चाहेंगे तो इसका ट्रिक हम बताना चाहेंगे, क्या हो जाएगा। जैसे ही पीतल वाला सवाल में आ जाएगा तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पिताजी। क्या हो जाएगा, आप इस तरह से याद कर लीजिएगा, पिताजी। आप इस पिताजी तो छोटी की मात्रा होता है, लेकिन इसमें उल्टा लिखिएगा, पिताजी मतलब पी से पीतल हो जाएगा और पिता से हो जाएगा क्या, पीतल। इसको आप कॉपर भी बोलते हैं। और जी से क्या हो जाए, जिंक। कॉपर को ही ना बोलते हैं Cu, और जिंक को Zn बोलते हैं। उस पीतल का निम्नलिखित एक मिश्र धातु होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। यदि सवाल में आ जाए कांसा किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, कॉपर जिंक और निकेल का होता है। अगला सवाल दिया गया है 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेग और ऊर्जा के नियत रहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया 79 नंबर प्रश्न में दिया गया सवाल में है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल के रूप में प्रयोग करते हैं मंदक में। इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है, तो इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। किस कारण से होता है, इस तरह का किस कारण से होता है, आप लोग एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे कि बोल रहा है कि साधारण तापमान पर जो है, तापमान साधारण रहेगा जल द्रव के रूप में जो है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में। जल को कह रहा है द्रव के ही रूप में साधारण तापमान पर, हाइड्रोजन सल्फाइड को गैस के रूप में जब होता है तो इसका निम्नलिखित में किस तरह का होता है। तो देखते हैं, जल में संयोजक संबंध होता है, नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में आयन बंध, हाइड्रोजन सल्फाइड में आयन बंध कैसे होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंधन भी नहीं हो पाता है, क्या हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। यहाँ सवाल में दिया गया है कि साधारण तापमान जल में द्रव्य और हाइड्रोजन सल्फाइड में गैस, तो यही ना होगा, जल में हाइड्रोजन बंधन आ जाएगा। इसलिए 80 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में है कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है। तो संवेग हम लोग जानते हैं कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि द्रव्यमान किस प्रकार से डिनोट करते हैं, kg/v भी बोल सकते हैं। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। इस तरह से हम क्या बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर किसके समानुपाती होता है, मतलब जो है kg और वेलोसिटी, मतलब इसको बोल सकते हैं इसका वेट और वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा, इस तरह कैसे बोल सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा।
इसलिए 81 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 82 नंबर प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब आपको गलत वाला कथन को करेक्ट आंसर करना होगा। क्या है? ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत रहती है? नहीं रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता? नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जाए, यहाँ कारण नहीं किया जा सकता, इसलिए यही तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। 82 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है। तो किसमें चतुष्फलकीय संरचना? ग्रेफाइट में क्या होती है? चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 84 नंबर प्रश्न कि पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई, मतलब इसका आपको मात्रक बताना है कि इसका क्या पराध्वनि चाल के लिए मापने के लिए इकाई को क्या बोलते हैं। इसकी इकाई को हम लोग बोलते हैं नॉट बोलते हैं। पराध्वनि चाल की इकाई को हम क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं, इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 85 नंबर में कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है, इसलिए 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 86 नंबर प्रश्न में कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो धूप की जो है कौन सी किरण जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है। तो अवरक्त किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए करेक्ट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 87 नंबर में कि ग्रंथि जो शरीर के तापमान बनाए रखती है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है जो मेंटेन करते हुए रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी ग्रंथि जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए रखता है? क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है, इसलिए 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 88 नंबर प्रश्न में। 88 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? आप सवाल पढ़ लीजिएगा ताकि, क्योंकि नीचे और इसका ऑप्शन दिया गया है, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न में है कि कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कार्बन की प्रतिशतता किससे सबसे कम होता है। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? किससे सबसे कम है? मृदु इस्पात से नहीं कम है, मुलायम इस्पात से भी नहीं कम है, कठोर इस्पात से भी नहीं कम है, क्या पिटवा लोहा से कम है, इसलिए 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस है। तो इसमें कौन सा एक ठोस है बताइए। आप लोग तो जानते हैं ब्रोमीन लिक्विड है, पारा लिक्विड है, आयोडीन नहीं हो सकता है, इसलिए ग्रेफाइट सॉलिड जिसको बोलते हैं, इसलिए 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और यह सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लास्ट सवाल है कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? किस लिए बनाया जाता है? सिलिकॉन का बनाया जाता है। जो चिप आप लोग लगाते हैं आईसी चिप, किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का ही बना होता है आईसी चिप, इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्लास को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।